लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हर चीज हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे मेन चीज आती है लॉ मेकिंग की। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉ मेकिंग बॉडी इन अ कंट्री। अब एक कंट्री है इंडिया, जहाँ पे पॉपुलेशन है 130 करोड़, उससे ऊपर है, 130 करोड़ प्लस है। अब जब कोई इतनी बड़ी कंट्रीज होती हैं तो वहाँ पे हमेशा विद टाइम एंड विद रिक्वायरमेंट चीज़ें और लॉज चेंज होती रहती हैं। जैसे कि फिर से वही कॉमन एग्जांपल लूंगा, जीएसटी की ज़रूरत अब समझ में आई तो हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, इसके लिए एक प्रॉपर लॉ पास हुई। उसके बाद नोटबंदी जो हुई थी 2016 में, ज़रूरत थी नोटबंदी का, मतलब वहाँ पे फिर उसकी लॉ, मतलब सॉरी सॉरी, नोटबंदी किसी लॉ के अंदर नहीं आएगा, नोटबंदी तो नॉर्मल एक डिसीजन था। जीएसटी हो गया, तीन तलाक हो गया, आर्टिकल 370 रिवोक करना हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये सब बेसिकली पास हुई लॉस। लेकिन अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, आज हम ये समझेंगे कि कैसे कोई लॉ पास होती है। क्या बस लाइक ये तो हमको पता चल गया कि जितनी भी ये लॉज या बिल पास होते हैं ये पार्लियामेंट में ही होते हैं और फाइनली इसको, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं। अब यहाँ पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको इस वक्त समझनी है, देखो अगर इस डायग्राम को, यहाँ पे कई सारी चीज दिख रही है, एक दिख रहा है ऑर्डिनरी बिल, एक दिख रहा है लोकसभा, फिर दिख रहा है राज्यसभा जॉइंट सेशन, और ये सब क्या है, इस पूरे डायग्राम को ध्यान से समझो। जैसे जब मैं क्लास में आपका पेपर लेता हूँ या हम लोग कोई भी डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास उसका एक रिटन फॉर्मेट होता है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप मुझे एक रिटन फॉर्मेट में देंगे कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, काइंडली एक्सप्लेन, मतलब मेरे पास उसका एक रिटन प्रूफ होता है। उसी तरह से when we adopted a constitution, our representatives in the parliament, they passed some laws for the country, keeping in mind that the principle of equality before law, मतलब सबके लिए एक समान अधिकार हो। तो इसके लिए पार्लियामेंट में प्रोसीजर क्या होता है, किसी भी लॉ को पास करने के लिए बिल पेश किए जाते हैं। अब ये बिल क्या होता है, देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है ना ऑर्डिनरी बिल, ये मैंने क्लास 7 में भी समझाया था। What is basically a bill? A bill is a proposal for legislation or parliament which is defining the needs of a country for development. एज आई टोल्ड यू, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे कोई क्वेश्चन भेजा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मुझे पता कैसे चला? आपने मुझे उसे रिटन फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को लिखा, या फिर अगर मैंने आपको कुछ समझाया आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिटर्न में मुझे भेज रहे हैं कि सर मुझे यहाँ पे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, काइंडली इलैबोरेट। उसी तरह से बिल क्या होता है, ये सब काम किसके लिए हो रहा है? हम लोग के लिए, बिकॉज वी आर सिटीजन। सो अ बिल इज अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट विच आर ड्राफ्टिंग नीड्स फॉर द कंट्री ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कंट्री को जो नीड्स चाहिए, कंट्री को जिस भी चीज़ की जो ज़रूरत है, कंट्री में क्या टाइमली चेंजेस होने चाहिए, इन सबको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ अ बिल। अब बिल की बात करें तो बिल बेसिकली चार तरह के होते हैं, क्लास 7 में भी मैंने समझाया था आपको। बिल सबसे पहला होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, देन कम्स योर मनी बिल्स, देन कम्स योर फाइनेंशियल बिल्स, एंड देन कम्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, हियर इज द इमेज, it's opening. Yes, see, these are the types of bills: ordinary bill, money bill, financial bill, and special bills. In your book, it is only written about ordinary bill and money bill. ये क्लास 7 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। बिल क्या होता है? अ बिल इज अ प्रपोजल फ्रॉम पार्लियामेंट विच आर ड्राफ्टिंग द नीड्स ऑफ कंट्री फॉर डेवलपमेंट, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी लॉज वगैरह चेंजेस होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं एक एमपी हूँ, मैंने कहा कि आर्टिकल 370 हट जाना चाहिए, तो केवल ओरली पार्लियामेंट में बात नहीं होती है, मुझे एक बिल प्रेजेंट करना होगा। अब वो बिल कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल की स्पेशल बिल, उसको समझो। मेन होते हैं चार तरह के बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? दीज आर दोज बिल्स विच आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, मतलब फाइनेंशियल, मनी, या कोई स्पेशल बिल। स्पेशल बिल मतलब होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस वगैरह करने हो, इस सब चीज़ों को हटा के जो डे टू डे लाइफ, मतलब जो आपकी एक नॉर्मल लाइफ से डील करें, जो एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सिटीजन की लाइफ को अफेक्ट करें, दोज मैटर्स, सच मैटर्स आर कंसर्न with the ordinary bills. Then comes your money bill. What is that? These are those bills which are concerned with the financial matters like टैक्सेशन हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, जीएसटी एक्सेट्रा, ये होते हैं आपकी मनी बिल। उसके बाद आते हैं आपके थर्ड, फाइनेंशियल बिल। नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल बिल? फाइनेंशियल बिल्स, these are those which are concerned with the financial matters, but they are different from money bills. मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में बेसिकली फर्क क्या होता है? मनी बिल भी फाइनेंशियल मैटर्स पे डील करता है, फाइनेंशियल बिल भी फाइनेंशियल मैटर पे डील करता है, लेकिन मनी बिल जो है, जो जनरली जैसे कोई भी कंपनीज वगैरह, ये जो टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनके अलावा जो इस तरह के रिलेटेड बिल होते हैं वो आते हैं आपके फाइनेंशियल बिल में। फिर आता है आपका स्पेशल बिल। कुछ बुक्स में आपको स्पेशल बिल्स नहीं दिखेगा, इंस्टेड ऑफ स्पेशल बिल यू विल डायरेक्टली फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
या तो स्पेशल बिल बोलते हैं या फिर स्पेशल बिल के अंडर इस तरह से क्लासिफिकेशन आपको दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? दीज आर द बिल्स विच आर कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था ना कि आर्टिकल 370 हट गया, तो अब ये आर्टिकल 370 हट गया मतलब ये क्या हुआ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ। तो आर्टिकल 370 किसकी कैटेगरी में आएगा? क्या वो ऑर्डिनरी में आएगा कि मनी की, फाइनेंशियल की स्पेशल? वो आएगा स्पेशल बिल में। ठीक है। 3 तलाक, ये किसकी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा ऑर्डिनरी बिल में, क्योंकि 3 तलाक का ना कोई फाइनेंस का मैटर है ना कोई मनी का मैटर है। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल बिल में यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन है, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर क्लास। तो ये तो होते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स। ठीक है। अब इसी बिल से प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग होती है। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग का मतलब समझिए, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग होता है मतलब देयर इज, आई एम फाइंडिंग द डायग्राम जो समझा, हाँ दिस इज द डायग्राम। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग मतलब होता है, भाई लॉ कौन बनाता है? कंट्री के लिए लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ये तो सोचने वाली बात है ना, किसी कंट्री के, पूरी कंट्री में कोई स्टेट की लॉ बनाएगी? भाई मध्य प्रदेश ने कोई लॉ पास की तो केवल मध्य प्रदेश में इम्प्लीकेबल रहेगी। हम तो बात कर रहे हैं कंट्री की, इससे लिखा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कैसे कोई भी बिल एक एक्ट बनता है। ओके, जस्ट हैंग ऑन स्टूडेंट्स। पापा के फोन पे हो, पापा के ही फोन में गैलरी में देख लो। हाँ। ओके स्टूडेंट्स, what I was telling you, I was telling about the central government law making procedure. Okay, central government law making procedure की हम बात कर रहे थे। So कैसे कोई बिल एक लॉ बनता है और कैसे फाइनली कोई बिल एक्ट बनता है। आपने सुना होगा कभी पहले किसी चीज को बोला जाता है बिल और उसके बाद वो बन जाता है एक्ट। अब ये बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस समझो। बेसिकली अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेचर प्रपोजल विच इज व्हेन पास्ड बाय, ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, बोथ द हाउसेस। एक बिल जब वो पार्लियामेंट से पास होके, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट मतलब अपना अप्रूवल देता है, तब वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? द आईएएस ऑफिसर्स। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब समझो। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है प्रिंसिपल मैम ने हमको ये बता दिया कि टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, बट अब उसके लिए वो टीचर वो हर क्लास में नहीं जाएंगे, ये टीचर्स पे है कि वो रूल को इम्प्लीमेंट करें। तो उसी तरह से फॉर एन एग्जाम्पल आप ये समझिए, द प्रिंसिपल शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड वी टीचर्स वी आर लाइक आईएएस ऑफिसर जो हम उनके रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम व्हाट हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट? व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड बाय any MP in the parliament, Lok Sabha और राज्यसभा, and when it is passed through this parliament it goes to president, और जब president उसको अपना assent मतलब अप्रूवल देते हैं तब वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? आईएएस ऑफिसर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, तो हमने एक्ट मतलब बिल और एक्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। अब हमको समझना है द लॉ मेकिंग प्रोसीजर कि ये बिल आखिर पास कैसे होता है, कैसे ये बिल एक्ट बनता है। इतनी प्रोसेस हमको समझ में आ गया, हम समझेंगे कि बिल से एक्ट कैसे बनता है। तो देखो 4 तरह के बिल से मैंने पढ़वा आपको बता दिए। अब ऑर्डिनरी बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, तो ये दोनों में से किसी भी हाउसेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। बट जो मनी बिल होता है, अच्छा चलो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, मनी बिल और ये सब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे कोई बिल पास होता है। तो सी बिल के पास होने की स्टेज देखो, तीन रीडिंग्स में बिल पास होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज, बहुत ध्यान से समझना। जो सेकेंड रीडिंग होती है उसको कहा जाता है डिस्कशन स्टेज, और जो थर्ड रीडिंग होती है उसको कहा जाता है वोटिंग स्टेज। इन 3 स्टेजेस से पास होके मतलब लोकसभा में फॉर एग्जाम्पल वो बिल लोकसभा में प्रेजेंट हुआ। लोकसभा में 3 रीडिंग्स होती है, फर्स्ट स्टेज हो गई इंट्रोडक्शन, सेकेंड डिस्कशन एंड थर्ड वोटिंग। उसके बाद वो यहाँ से पास होके किसके पास जाता है? राज्यसभा के पास जाता है। एक एक करके डायग्राम समझना, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया। राज्यसभा में फिर यही 3 स्टेजेस होती हैं भाई, क्योंकि अभी तो एक हाउस से पास हुआ ना भाई। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे तो 545 एमपी बैठे हैं, यहाँ पे भी तो 245 एमपी बैठे हैं ना, तो इनका अप्रूवल तो मिल गया लोकसभा वाले 545 का। अब हमको चाहिए राज्यसभा के 245 का अप्रूवल। तो जब लोकसभा से ये 3 स्टेजेस से पास होकर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में भी सेम चीज होती है, 3 रीडिंग्स। पहली में इंट्रोडक्शन, दूसरी में डिस्कशन, तीसरे में वोटिंग। अब यहीं पे होता है देखो क्या चेंजेस। अगर
आपका जो राज्यसभा है, अगर तो वो फाइनली वोटिंग करके इसको प्रेसिडेंट को भेज देता है और प्रेसिडेंट उनको अपना अप्रूवल दे दे तो वो सीधे से बन जाता है एक्ट। बट कई बार जो राज्यसभा है वो उसको डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन के बाद क्या होती है वोटिंग। अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं लोकसभा ने जो बिल प्रेजेंट किया उसमें कुछ और चेंजेस होने चाहिए, उसमें कुछ चीजें सही नहीं है, तो वो उसको वापस से किसके पास भेज देता है, वो उसको वापस से लोकसभा के पास भेज देता है फॉर रिकमेंडेशन। मतलब कि आप वापस से इस बिल को देखिए, हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो एक बार फिर से जब वो राज्यसभा से बिल भेजता है आपका वापस से लोकसभा में, तो फिर लोकसभा में वो बिल डिस्कस होता है, फिर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, फिर वो जाता है वापस राज्यसभा के पास से, और फिर राज्यसभा में ये तीनों स्टेजेस होती है। अब अगर तो राज्यसभा ने फिर से मतलब अगर तो राज्यसभा ने दूसरी बार में मतलब जो भी उसने चेंजेस कहे थे अगर वो चेंजेस होगा या फिर राज्यसभा के एमपी सेटिस्फाइड हो गए, तो वो फाइनली इसको प्रेसिडेंट को पास कर देंगे, और अगर प्रेसिडेंट इनको अपना अप्रूवल दे दिया तो वो फाइनली बन जाएगा एक्ट। बट अगर प्रेसिडेंट ने इनको मतलब अगर राज्यसभा सेकेंड टाइम के बाद भी इसको अपना एसेंट नहीं देते हैं, तब प्रेसिडेंट कॉल्स अ जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन मतलब तब लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बुलाया जाता है और फिर वहां पे कॉमनली बिल को डिस्कस होता है। अगर उस पर अप्रूवल मिलता है तो फिर वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट उसको अपना अप्रूवल देते हैं तब वो फाइनली बिल क्या बन जाता है, एक्ट। सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया इज हैपनिंग। ये जितना भी आप पढ़ते हैं, जीएसटी आ गया या 3 तलाक का बिल पास हो गया या आरटीआई जो 2005 में आया था या आर्टिकल 370 हटा था, ये सब इतनी लंबी प्रोसेस से जाता है। तभी अब आप समझेंगे कि कोई भी अगर हम कहते हैं नया कानून है तो वो एकदम से इंप्लीमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको इतनी सारी प्रोसेस से निकलना पड़ता है। अब देखो, अगर हम आपकी चलो बुक को छोड़ो, अभी इसी को अगर मैं और थोड़ा सा ब्रीफली अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, इसमें क्या होता है, अब बिल बेसिकली हम बात यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की करेंगे, ठीक है, हम ऑर्डिनरी बिल का एग्जांपल लेके करेंगे। फर्स्ट रीडिंग में होता क्या है, इन द फर्स्ट रीडिंग अगर ऑर्डिनरी बिल प्रेजेंट हो रहा है, सो एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब आपका जो ऑर्डिनरी बिल है वो चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी पास हो सकता है। और ये जो बिल है उसको या तो कोई मिनिस्टर भी प्रेजेंट कर सकता है या फिर उसको कोई अदर मेंबर भी प्रेजेंट कर सकता है। मतलब या मिनिस्टर और मेंबर, अब देखो इसमें फर्क क्या होता है। अगर मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा तब उस बिल को हम कुछ और कहते हैं। अगर उसको एक प्राइवेट मेंबर बिल करेगा, मतलब एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी अगर उसको प्रेजेंट करेगा तब हम उसको डिफरेंट कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है हमको वो समझना है। नाउ प्लीज लुक ऑन टू पेज नंबर 226 ऑफ योर बुक। देखो एक लाइन पड़ी है गवर्नमेंट बिल और दूसरा लिखा है प्राइवेट मेंबर बिल। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले वो लाइन पढ़ो उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। दैट इज व्हाट इज प्राइवेट बिल एंड व्हाट इज योर गवर्नमेंट बिल। पढ़ लो जल्दी से, जल्दी 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 पढ़ो पढ़ो। पहले जब उसको समझोगे तभी तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। चलो पढ़ लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है उसमें, उसमें ये लिखा है दैट अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर इज नोन एज गवर्नमेंट बिल व्हाइल अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल। अब यहाँ पे समझो, अ एमपी मतलब अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। भाई मिनिस्टर नहीं है तो क्या हुआ, एमपी तो है ना। अगर वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में भाग लेता है और वो बिल इंट्रोड्यूस करता है तो वो बिल को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर। बट अगर उसी बिल को कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, मतलब क्या कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ भी हो सकता है, अगर वो इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट विल बी नोन एज व्हाट, गवर्नमेंट बिल। तो सिंपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट बिल एंड अ गवर्नमेंट बिल? Any bill which is introduced by the minister, it is known as government bill, while any bill which is introduced by any private member of the parliament, मतलब वो एमपी है बट वो कोई मिनिस्टर नहीं है, सो दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर प्राइवेट मेंबर बिल। डन, ये हमको समझ में आ गया। हाँ, हम बात कर रहे थे रीडिंग की, तो फर्स्ट रीडिंग हमने समझ ली, यहाँ पे नॉर्मल बिल प्रेजेंट होता है। अगर वो बिल एक ऑर्डिनरी बिल है तो वो दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है। देन सेकेंड रीडिंग जिसको कहा जाता है डिस्कशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो द डिटेल स्क्रूटनी एंड एज्यूम्स इट्स फाइनल शेप। नाम ही क्या है, डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कशन होगा दैट हमें इस बिल को पास करना है कि नहीं करना है, इसमें हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या नए हम लोग इसमें चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं या क्या हम इसमें से कुछ चीजें हटा सकते हैं। ये पूरा डिटेल डिस्कशन होता है। इसके बाद ये बिल जाता है आपकी थर्ड रीडिंग में जिसको हम बोलते हैं वोटिंग स्टेज। एट दिस स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और
रिजेक्शन ऑफ द बिल। अब देखो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि या तो हम इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे या तो हम इस बिल को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये होता है। इसके बाद फिर ये बिल कहाँ पे जाता है, अगर यहीं पे मान लो बिल लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पा रहा है, वो लोग ही आपस में सहमत नहीं है, तो वो लोग आपस में डिस्कशन करते रहेंगे। जब फाइनल से ये स्टेज होगी इसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या होता है, हियर ऑल्सो द बिल पासेस थ्रू ऑल द थ्री स्टेजेस, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग। इसके बाद फिर जब ये डिस्कशन के बाद वोटिंग स्टेज में जाता है तो इनके पास चार अल्टरनेटिव रहते हैं। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लाइन आ रही है वोटिंग से डिस्कशन। अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीधे वोटिंग के बाद गया प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रॉब्लम है तो उनके पास चार अल्टरनेटिव होते हैं। पहला देखो क्या होता है, पहला होता है दे मे पास द बिल एसेंट बाय द फर्स्ट हाउस दैट इज विदाउट अमेंडमेंट, मतलब बिना किसी चेंजेस के उन्होंने सीधे वो बिल वापस लोकसभा को वापस कर दिया, मतलब उन्होंने अपना अप्रूवल नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी, दे मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द लोकसभा फॉर कंसिडरेशन, मतलब वो पहली स्टेज में तो मतलब पहला अल्टरनेटिव उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल बिल पास कर दिया विदाउट एनी अमेंडमेंट, मतलब कि हमको इस बिल को पास ही नहीं करना। दूसरे बिल में वो कहते हैं कि ठीक है हम इसको पास तो कर देंगे लेकिन आप इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करिए, ठीक है। तीसरा होता है कि उन्होंने सीधे से बिल को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि कोई रिकमेंडेशन नहीं, हमको इस बिल को सीधे रिजेक्ट करते हैं। और लास्ट होता है इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, मतलब वो बिल को अपने पास नॉर्मल रखे रहें, क्या पेंडिंग। अब इफ द सेकंड हाउस, मतलब ये होते हैं चार अल्टरनेटिव। नाउ इफ द सेकंड हाउस दे passes the bill without any amendments or the first house accept the amendment suggested by the second house, the bill is said to have been passed by both the houses and then same is presented to the president for his assent। अब जब प्रेसिडेंट के पास आता है तो देखो प्रेसिडेंट के भी बहुत से रोल होते हैं। एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे सिंगल सेशन हो चाहे जॉइंट सेशन हो, जॉइंट सेशन कब होता है मैंने बता दिया, अगर बार बार दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं जहां पे लोकसभा राज्यसभा के लोग साथ में बैठते हैं, ठीक है। तो अब चाहे सिंगल चाहे जॉइंट सेशन में जब ये बिल फाइनली प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट अब देखिए क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास भी तीन अल्टरनेटिव्स होते हैं। सबसे पहला, वो या तो उस बिल को अपना एसेंट दे देंगे, मतलब अपना क्या बोलते हैं इसको, अप्रूवल दे देंगे। सेकंड, ही में विथ होल्ड इज एसेंट टू द बिल, मतलब वो उस बिल को विथ होल्ड करेंगे, मतलब वो उसको कोई एसेंट नहीं देंगे, वो सिंपल उस बिल को रखे रहेंगे इन द सेंस, मतलब वो उसको पास नहीं कर रहे हैं, ना उसको वापस कर रहे हैं ना उसको पास कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने पास रखें, ठीक है, ओके। एंड थर्ड इज ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। तीसरे में ये होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो वापस से उसी बिल को आपके वापस से हाउसेस को भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए। अब देखो ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये किससे रिलेट कर रहे हैं, कल मैंने बताया था 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था कि जहां पे प्रेसिडेंट की पावर्स को थोड़ा एलैबोरेट करके ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर रहेंगी, मतलब हिज ओन डिसीजन की। याद है जब हिंदू कोड बिल का मैंने बताया था, तो हिंदू कोड बिल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पावर ही नहीं थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो सीधे बोल दिया था कि नो, हम सिर्फ आपकी पोस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, बट आपको कोई मतलब अप्रूवल रिजेक्शन इसका तो अधिकार है ही नहीं। तो यहीं पे देखो यही है 42nd अमेंडमेंट किस तरीके से पास होता है, ठीक है। फिर जब प्रेसिडेंट उसको फाइनली पास कर देंगे तब वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। तो ये होता है एक लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। अब जितने भी बिल्स हैं दे कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द हाउसेस, बट जो आपका मनी बिल होता है, मनी बिल इज ओनली एंड ओनली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा इटसेल्फ। मनी बिल जो है वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट टू विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं केवल तभी आपका जो मनी बिल होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। मनी बिल जो है दे आर्टिकल 110 में इसके बारे में बेसिकली बताया गया है, ओके। और ये बिल जो होता है इसमें केवल, बट ऑब्वियसली मनी बिल है तो मनी से रिलेटेड ही मैटर्स होते हैं, जैसे इम्पोजिशन, एबॉलिशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी टैक्स, कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, सेक्टर सेक्टर, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब मनी बिल के साथ एक बस प्रॉब्लम क्या है, देखो जब मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, नॉर्मली देखो कोई अगर और बिल होता है, देखो इसको ऐसे समझो, जब मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट सो ही में आइदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, बट वो इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकता हाउस के लिए, मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता है। जनरली प्रेसिडेंट जो मनी बिल को अपना अप्रूवल दे ही देता है, नॉर्मली द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू द मनी बिल बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद हिज प्रायर परमिशन ओनली। मैंने आपको बताया ना कि जो मनी बिल होता है वो केवल और केवल आपके प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही पास होता है, ठीक है।
और मनी बिल जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब मनी बिल केवल, देखो सबसे पहले क्या होता है, मनी बिल जो है वो केवल और केवल लोकसभा या राज्यसभा में पास हो सकता है। सॉरी, मनी बिल जो है इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा में कभी मनी बिल प्रेजेंट नहीं हो सकता। वेयर एज अदर बिल जो है वो दोनों में से कहीं भी हो सकते हैं, वो केवल और केवल एक मिनिस्टर के द्वारा ही प्रेजेंट हो सकता है। वो केवल और केवल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही पास हो सकता है, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। और राज्यसभा दे कैन डिटेन, मतलब राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिन के लिए ही रोक सकती है, ओनली 14 डेज। दैट मीन्स द मनी बिल कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली, ठीक है। और प्रेसिडेंट को तो मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट, नॉर्मली प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट टू द मनी बिल, एसेंट टू द मनी बिल, बट ही कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये हुआ आपका पूरा लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया। अब इफ यू सी टू द डायग्राम, यहाँ पे भी ये चीजें पूरी एक्सप्लेन की है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर समझा दिया, ठीक है। इफ यू सी टू द डायग्राम, सो ये यहीं पे जो मैंने चीज आपको समझाई वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। देन सी योर नेक्स्ट what I wanted to show. Okay, if you want, you can take a screenshot of this particular pic also. किस तरह से भी प्रेजेंट होता है, डिस्कशन, वोटिंग, ठीक है। अच्छा, यस यस यस, वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको अभी तक ये तो बता दिया कि बिल किसी भी हाउस से पास होगा, लेकिन बिल किसी हाउस से कैसे पास हो सकता है? भाई मैं कहता हूँ कि लोकसभा भी पास हो गया तो क्या जरूरी है हर इंसान की थिंकिंग एक हो? नो। देखो तभी लिखा है नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो भी स्ट्रेंथ होती है उसके 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए उस बिल पे, तभी वो बिल पास होता है। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल नहीं होता है कोई भी बिल, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वो वहां से पास नहीं होता है। और अगर मान लो कोई टाई हो जाता है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ही कैन कास्ट हिज और हर वोट। टाई हो जाता है मतलब मान लो ज्वाइंट सेशन हुआ, अब ज्वाइंट सेशन में बिल पास हो रहा है, मतलब 2/3 मेंबर्स की वोटिंग नहीं हो पा रही है, कहीं पे कुछ टाई हो रहा है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उस हाउस का, दैट मीन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं, स्पीकर, सो ही कैन गिव हिज एसेंट, मतलब वो अपना उस पर वोट दे सकते हैं, तो टाई हट जाएगा, ठीक है। देन मस्ट बी पास बाय वोट, लोकसभा बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट हु इज साउंडिंग बिल बिकम्स एन एक्ट, ओके। तो ठीक है, ये वाला हमने पूरा पढ़ लिया। अब बचता है आपका लास्ट का टॉपिक, दैट इज योर, where is that page? Here is that page. अब आपका लास्ट का टॉपिक बचता है, दैट इज हाउ न्यू लॉज आर फॉर्मुलेटेड। हाउ न्यूज आर फॉर्मुलेटेड, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये तो वही उसी से रिलेटेड है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये हमने कर लिया। हाँ यस, ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग कंट्रोवर्शियल लॉस। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है दैट कंट्रोवर्शियल लॉ, मतलब सबसे पहले तो समझो कंट्रोवर्सी मतलब क्या होती है, जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो लोगों के हित के लिए नहीं है, हित के रिगार्डिंग नहीं है, वो कहलाती है आपकी क्या, कंट्रोवर्शियल लॉ। सो अ कंट्रोवर्शियल लॉ इज any such law that general public finds unacceptable even after the parliament has passed it। मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया कि जितने भी लोग हैं हर महीने, ये एक बिल पास कर दिया, मान लो एक बिल प्रेजेंट हो, ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है कि हर सिटीजन को जिसकी अर्निंग 20,000 प्लस है उसे हर महीने 5,000 रुपीज गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में जमा करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह का निकल गया, ये बिल पास भी हो गया, अप्रूव भी हो गया, प्रेसिडेंट ने इसको अपना अप्रूवल भी दे दिया। अब जब प्रेसिडेंट ने इनको अपना अप्रूवल दे दिया, अब ये तो एक्ट बन गया। कोई बिल जब एक्ट बन गया मतलब वो लागू हो चुका है, अब सबको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक तरह से अभी कंट्रोवर्शियल हो गया ना, पीपल तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसे लिखा है इफ पीपल फाइंड अनएक्सेप्टेबल, तो वो इस पे सवाल उठा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये अनफेयर है, ये उनके लिए हार्मफुल है, सो दे कैन रेज देयर वॉइस। The public can bring them to the notice of the parliament and can also put pressure on the parliament to change it। Exactly, भाई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आर्गुमेंट्स आर नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। आपको लगता है कि चीजें फेयर नहीं है, आप उसको वापस कर, मतलब आप अपनी आवाज रेज करिए, आप बोलिए कि नहीं है। आप कैसे आवाज रेज करेंगे? टीवी, पब्लिक मीटिंग्स, राइटिंग्स एक्सेट्रा, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसी को कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मतलब, तो मतलब कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल लॉस, तो एग्जांपल्स में देखिए, जैसे रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज कॉलोनीज। अनऑथोराइज कॉलोनीज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा 10-10 20 जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, 10-10 20-20 फ्लोर के होते हैं, मान लो वहां पे सीमेंट वगैरह प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, या फिर वो जिस जगह पे है वहां का
सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो कोई ड्राउट फ्लड प्रोन एरिया है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे कॉलोनीज बन रही हैं, है ना, तो अनऑथराइज इस तरह से नहीं होना चाहिए। देन रिमूविंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, एग्जैक्टली। भाई अगर फैक्ट्री किसी भी रेसिडेंशियल एरिया के आसपास रहेगी तो वहां के लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, पॉइजनस गैसेस एंड ऑल बेसिक थिंग्स। यूज ऑफ हेलमेट बाय द ड्राइवर्स ऑफ टू व्हीलर्स, ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब इन सभी जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, इन द अबव केसेस द पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ एंड द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक द है, वो कोई ड्राउट फ्लड प्रोन एरिया है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे कॉलोनीज बन रही हैं, है ना, तो अनऑथराइज इस तरह से नहीं होना चाहिए। देन रिमूविंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, एग्जैक्टली। भाई अगर फैक्ट्री किसी भी रेसिडेंशियल एरिया के आसपास रहेगी तो वहां के लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, पॉइजनस गैसेस एंड ऑल बेसिक थिंग्स। यूज ऑफ हेलमेट बाय द ड्राइवर्स ऑफ टू व्हीलर्स, ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब इन सभी जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, इन द अबव केसेस द पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ एंड द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक द came out and opposed it by adopting various methods like protest, public meeting and campaign और थ्रू टेलीविजन चैनल। इसमें नॉर्मल यही बताया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है, अरे यार इसका सबसे कॉमन एग्जांपल देखो ना, अभी एनसीसी एनआरसी का कितना पॉइंट उठा था दिल्ली में, देखो फिर कितने मतलब महीनों तक बैठे रहे थे इन प्रोटेस्ट की। नो, लाइव एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने जिस बिल को पास कर दिया, जब उस पर इतनी ज्यादा, यही तो है कंट्रोवर्शियल लॉ। बेस्ट एग्जांपल अभी बिल्कुल रिसेंट हुआ है, अभी आपने देखा था एनआरसी वगैरह का जो मुद्दा उठा था, तो उसमें गवर्नमेंट ने जब पास कर दिया तो पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग, एज रिजल्ट दिल्ली में देखो 3-3 महीने तक लोग बैठे रहे थे, वो तो फिर कोरोना हुआ तो सब उठ गए थे। ओके, तो यही आपको बताया कि सिटीजन प्ले एन वेरी एक्टिव रोल इन मेकिंग द पार्लियामेंट फंक्शन प्रॉपरली एंड With this, we come to an end of this chapter. Thank you.